दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। बहुत जल्दी करेंगे, हो सकता है हमारी क्लास से पहले ही आज का काम स्टार्ट खत्म हो जाए। देखो, रिवाइज द होल यूनिट। आज के लेक्चर में हम यही सीख लेंगे कि अभी क्योंकि फर्स्ट यूनिट है तो किसी भी यूनिट को हमने कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि अब जितने क्वेश्चंस इस पे बनते थे वो हम कर चुके हैं ना, जेई लेवल वाले भी, मेंस के हमने एडवांस। उसके बाद हमें ये है कि अगर मैंने ये चैप्टर पूरा कर लिया तो अब मैं इसको छोड़ दूं, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो अब मान लो 3-4 या 1-2 महीने के बाद अब मेरा कोई चैप्टर और चल रहा होगा, मान लो मैं वर्क एनर्जी पावर कर रहा हूँ, और उस टाइम मेरा टेस्ट जब होगा तो टेस्ट में तो सब सिलेबस आएगा, उस टाइम तो यूनिट्स एंड डायमेंशन भी आएगा, तो मैं तो भूल चुका हूँ उस टाइम। पॉसिबल है भाई, बंदे हैं सब, भूल सकते हैं ना हम? क्या सबका माइंड इतना शार्प है कि यूनिट डायमेंशन भी दिमाग में रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या तकनीक हम करेंगे, क्या टेक्निक यूज करेंगे कि हम इसको फटाफट रिवाइज करते रहें? हम क्या कर सकते हैं बच्चे, अब आज मैं बताऊंगा, उसके बाद अप्लाई तुमको ही करना है। हम इस पूरी यूनिट को हम बहुत छोटे से पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इतना इजीली इसको तोड़ देंगे कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा क्या हो जाएगा, 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी की पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, रिवाइज। लेकिन इसके लिए तुम साथ में रहना, बने रहना, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कैसे कैसे। देखो, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो ऐसे किया था, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है हमारे, दिख रहा है सबको? सबसे पहले हमने किसके बारे में बात किया था? देखो, फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हमने किसके बारे में बात किया था? यूनिट्स और उसकी कन्वर्जन। मीटर को किलोमीटर में, डाइन को न्यूटन को डाइन में, और जूल को अर्ग में, इन सब में किया था। उसके बाद हमने डायमेंशन फॉर्मूलाज लिखे थे, याद आया? MLT, इन तीनों में किया था। तो मैंने बताया था अगर किसी और जगह पर जरूरी नहीं है कि मास, लेंथ और टाइम ही हो, है ना? कहीं पर फोर्स, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो, फंडामेंटल, याद है ना? ऐसे क्वेश्चंस भी किए थे हमने। का एप्लीकेशन किया था हमने। एप्लीकेशन क्या क्या किया था सर? डायमेंशन की हेल्प से हमने दूसरी दूसरी क्वांटिटीज को क्या किया था, डेराइव किया था, है ना? और चेक भी किया था। फिर डायमेंशन की लिमिटेशन भी देखी थी। डायमेंशन की लिमिटेशन क्या थी? कि डायमेंशन किसके बारे में नहीं बता पाता था? सोचो, ऐसी क्या चीज थी जिसके बारे में डायमेंशन नहीं बता पाता था कि सही है या गलत है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो धीरे धीरे आगे चल के करेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़े थे 2 इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से? एक तो वर्नियर और एक दोनों की हमने लीस्ट काउंट देखी थी। उसके बाद इसकी रीडिंग कैसे निकाली थी ये भी देखा था। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट इसके क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस वाले किए थे हमने। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे इंस्ट्रूमेंट के, खासकर वो मैं दिखाऊंगा अभी। 1 या 2 जो पेंडिंग रह गए थे वो कर पाओ तो अभी कर लेंगे। और लास्ट है हमारे पास एरर्स, जो हमने अभी रिसेंटली खत्म किया है। एरर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और वो प्रोपेगेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि लेंथ में, सॉरी, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन। इस अलावा पावर्स की फॉर्म में जब आ जाए तब भी कैसे निकालना है, ये सब हमने कर लिया था, राइट? यस सर। डिवाइस। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी सर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी हमारी कितने टाइप की मानी थी हमने? ऐसी एक क्वांटिटी जो मेजर की जा सके, वो कौन सी क्वांटिटी थी सर? फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। और इसके कितने टाइप्स थे बच्चे? 3। कौन कौन से? फंडामेंटल, ड्राइव्ड, सप्लीमेंट्री। हाँ, ऐसे ही बोलना है बिल्कुल। कभी जो बोलेगा ना उसको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। फंडामेंटल, डेराइव्ड, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल कौन सी थी सर? वो 7 फंडामेंटल। ये तो 3 हो गई, इसके अलावा भी थी ना? हम कन्वर्ट किस में करते थे सबको? मास, लेंथ, टाइम में। वैसे तो 7 थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वेरी गुड, ये सब थी। बट हम फंडामेंटल को एक वर्ड से अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कौन सा वर्ड यूज करोगे हो? सर जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती। वेरी गुड, तो वो वर्ड क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। और ये
derived Dependent on fundamental Very depend on fundamental unit. अब मैंने देखो मैंने क्या तुम्हें एक्चुअल डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग अपने पता है, हमें पता है ना सबको, जो हमने क्वेश्चन हमने जब चैप्टर पढ़ा था। अब मैं ऐसी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक एक वर्ड लिख रहा हूँ हर के आगे, सबकी डेफिनेशन तो नहीं करवा रहा, सिर्फ क्या सबके आगे एक एक वर्ड लिख रहा हूँ। क्यों सर? अगर मैं दोबारा से सब कुछ लिखने लग गया तो फिर मेरे को उतना ही टाइम लग जाएगा। लेकिन अब तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ ना, तो रिवीजन में मैं सिर्फ वो चीज रखूंगा कि जिसको मेरे को पढ़ते ही दिमाग में बैठ जाए। तो मैं फंडामेंटल नीचे कौन सा वर्ड देखूंगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट। क्या बैठ जाएगा सर? हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी वो होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते सर। हाँ बच्चे, सुहानी बोलो। सुहानी, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे डिराइव्ड का हो गया। और सप्लीमेंट्री के लिए क्या करेंगे सर? जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी थी, जो ना तो फंडामेंटल थी और जो ना ही Derived थी। इनका मैं एग्जांपल में रख लूंगा। कौन कौन से एंगल? सॉलिड Plane angle. ये रेडियन में थे और ये किस में थे? Radian. क्लियर है? यस Yes, इसका फिजिकल क्वांटिटी एंड देन था इसका टाइप। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमें क्लियर था। अब बात आ जाती थी यूनिट की। यूनिट्स पे आ जाओ अब। सर यूनिट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था सर? बताओ, तुम खुद बताओ, जो तुम्हें याद है, जो भी याद है बोलो। Sir, mass. हाँ, अब इस चैप्टर को रिवाइज करने तो मैं यूनिट में ऐसा क्या लिखूं जो मेरे को एक बार सुन देखते ही आ जाए सर? हाँ सर, वो न्यूमेरिकल वैल्यू वाली चीज क्या थी सर? वो तो ठीक है, बिल्कुल, मास लेंथ टाइम, ये तो हो गया। ये तो क्वांटिटीज में भी आ गया। यूनिट्स की मैंने एक स्टार्टिंग की थी, नंबर और यूनिट के बीच में रिलेशन से। क्या था वो? न्यूमेरिकल वैल्यू Number directly proportional to यूनिट। याद आया है ना? जितना ज्यादा नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतनी छोटी यूनिट होगी, यानी जितनी छोटी उसकी क्या हो बच्चे? यूनिट हो, उतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू। बिल्कुल बच्चे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू भी यूज करते हो, लेकिन अभी एयू हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है फिलहाल। हम सिर्फ उसी बेसिस को यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए अभी काम का हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बिल्कुल ये होती है ना? चलो, अभी इसके अंदर लाइट ईयर भी पढ़ते हैं। तो हमने लाइट ईयर नहीं पढ़ा है ना? लाइट ईयर भी है ना? लाइट ईयर किसकी यूनिट होगी? डिस्टेंस की या टाइम की? समझ रहे हो? इसको डिफाइन भी कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम इसलिए नहीं कर रहे इसको। अच्छा, नंबर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे? यूनिट्स के। यूनिट्स मतलब इसका एग्जांपल याद रख लूंगा। एग्जांपल क्या था सर? जैसे 1 मीटर और साथ में किसके इक्वल है वो? 100 और 1000 किलोमीटर। सेम बात है ये सब, है ना? सबको पता है। चाहे 1 मीटर लिख लो, 100 सेंटीमीटर लिख लो, चाहे 1000 किलोमीटर। देखो यूनिट बढ़ रही है लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है सर? छोटी हो रही है क्या? नहीं, यही तो मैंने पहले दिन बोला सर, हाँ में हाँ नहीं मिलानी। सोचो, क्या ऐसा होता है सर? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तो होता है, क्या वो 1000 किलोमीटर? 1000 किलोमीटर क्या वो पॉसिबल है? आपने क्या वो पॉसिबल है? नहीं है सर। यही चीज हमारी वैलिड नहीं रहेगी सर। ये यूनिट बड़ी है या ये यूनिट बड़ी है? इन सब में कौन सी यूनिट बड़ी है? किलोमीटर। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे क्या होनी चाहिए? 1000 की जगह में क्या लिखना चाहिए? 1/1000। क्लियर है सबको? जैसे यूनिट बढ़ रही है वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है सर। कम। इसके बाद हमने किया था सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट के सिस्टम यूनिट्स। क्या थे सर? डिफरेंट थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। वो कौन कौन से थे? एक तो CGS,
एम क्या है तो वैसे ही एसआई के अंदर इंक्लूड हो ही जाता है जनरल। इसके अंदर भी हमने दो रिलेशन हमको याद रखने हैं हमेशा, फोर्स वाला और एनर्जी वाला। फोर्स को कैसे लिखते हैं सर? सीजीएस में तो फोर्स को लिखेंगे इसमें सर बताओ। हाँ सीजीएस में, एसआई में तो न्यूटन। वेरी गुड। एनर्जी को किसमें लिखते हैं एसआई में? जूल में। और वहां पर अर्ग में। क्लियर है? इनका कन्वर्जन याद आना चाहिए। इसके बाद मैं क्या दिमाग में रखूंगा सर इनका? कन्वर्जन फ्रॉम एसआई टू सीजीएस। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ, और सीजीएस टू एसआई और सीजीएस से आईएसआई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ तो वो कोई भी सकता है, लेकिन ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेरे दिमाग में आ जाएगा। अब मेरे दिमाग में घूम रहा है और कैसे करते हैं मेरे को सबको पता है सर, ये तो पता है ना हम कैसे करते हैं कन्वर्ट, सबको पता है। मैंने न्यूटन वाला करवाया भी हुआ था। एग्जाम्पल लेते न्यूटन टू डाइन। हल्का सा जिसको याद रख, अब मैं अप्रोच से लिख रहा हूँ तुम्हें याद रहे। हम कैसे करते थे? न्यूटन को मैं कैसे लिख दूं? न्यूटन को फोर्स के फॉर्मूले से। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन केजी से। इसको क्या लिखता था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बदलना पड़ेगा मेरे को। केजी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ? सीजीएस में ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकंड। तो केजी को ग्राम में बदलो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, सेकंड करके आंसर आ जाएगा। आ जाएगा क्या? ये दिमाग में ऐसे तुम चाहो तो किसको कन्वर्ट कर सकते हो? सेम मेथड फॉर एनी अदर क्वांटिटी। Same for any other quantity like energy, right? कुछ भी। अब ये हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट पढ़ ली, उसके सिस्टम पढ़ लिए, उसके कन्वर्जन पढ़ लिए। इससे बाहर कुछ किया था क्या? मुझे तो याद नहीं है, बताओ किया था? नहीं किया था। देखो पहले हमने क्या किया? फिजिकल क्वांटिटी देख लिया, उसके टाइप्स, उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन दिमाग में घुसा ली। उसके बाद क्या किया? यूनिट्स का कहाँ से स्टार्ट किया था? न्यूमेरिकल वैल्यू और रिलेशन देखा। उसके बाद कन्वर्जन देखा, कन्वर्जन कैसे करते हैं वो दिमाग में बिठा लिया। भाई अब करने थोड़ी बैठ जाऊंगा, है ना? अब तो रिवाइज कर रहा हूँ, करने तब बैठूंगा जब उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है सर? रिवीजन के टाइम पे मैं सिर्फ मेन चीज देखूंगा बच्चों। रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चंस भी नहीं देखूंगा। क्वेश्चंस अगर देखने भी हैं तो उसकी भी मेन चीज देखूंगा कि एक क्वेश्चन में भी अगर तुम घुस के बैठ गए तो वो बहुत टाइम ले लेगा। रिवीजन के टाइम नहीं। हाँ पहले प्रैक्टिस में बहुत कुछ करना है, सब कुछ करना है। क्लियर है? और क्वेश्चंस की भी रिवीजन की जाती है। वो कैसे की जाती है हम अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे। क्लियर है? चलो यूनिट्स कन्वर्जन हो गया क्या? बताओ, बोलो हाँ या ना। आप किस पे आ जाएंगे? किस पे आ जाए? डायमेंशन पर आ जाए। तो अब क्या लिखूं सर यहाँ पर? डायमेंशन। तो बताओ डायमेंशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? डायमेंशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? याद करो थोड़ा। कहाँ से? अब जो पीछे बच्चा बोल रहा था ना यूनिट वाला, अब बताओ वो क्या बोलेगा? मास, लेंथ और टाइम। याद आया है ना? डायमेंशन था सर सिंपल सी बारी कि फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर। बस ये याद रख लेना। मतलब सर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी बारी है, फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिट कितनी बारी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल रेज टू द पावर का मतलब होता है मास। मास फिजिकल क्वांटिटी है। ये कितनी बारी है किसी फॉर्मूले में? 1 टाइम। तो ये उसकी क्या हो गई? डायमेंशन।
लेंथ कितनी बारी है किसी फॉर्मूले में, सपोज करो 2 टाइम्स, तो ये उसकी क्या हो गई, डायमेंशन। टी कितनी बारी है किसी बारी में, ml² t माइनस 2 टाइम्स, तो ये उसकी डायमेंशन होगी। अब ये पूरी उस क्वांटिटी की क्या बन गई, डायमेंशन बन गई। क्वांटिटी है किसी को याद हो तो, ml², इसकी एनर्जी। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। किसकी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है ये, ये वो याद कर लेना। हाँ बिल्कुल, यही वर्क डन की है। हमने देखा था ना सर 2 क्वांटिटी, और यही किसकी होगी सर, टॉर्क की भी, क्योंकि टॉर्क भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी से हमें यही लिखते ही हमें एक और बात पता चल गई, क्या सर, different quantities can have same dimension. same dimension। तो सर यहीं से हमने स्टार्ट किया था, किसी भी क्वांटिटी को अभी यहाँ से यूज करना था। इस चीज को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल ठीक है। यहाँ से क्या था सर, अब डिफरेंट क्वांटिटीज की क्या लिखनी आनी चाहिए, बस डायमेंशन लिखनी आनी चाहिए। तो हाँ, हमेशा याद रखना था, पॉइंट टू बी नोटेड क्या था सर, डिफरेंट सभी क्वांटिटीज को मैं डायमेंशन वाइल राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं कौन सी क्वांटिटीज यूज करता हूँ, फंडामेंटल या डेराइव, देखो कौन सी क्वांटिटी में Fundamental. कन्वर्ट टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। जनरली वो कौन सी यूज करती हैं जनरली, Mass, time, length. but it depends upon the question। उसमें कुछ और भी क्वांटिटीज दे सकते हैं। जनरली मास लेंथ टाइम है, और हमारे पास तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हम तो उसी को यूज कर देंगे अगर मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो उसमें कन्वर्ट करना भी हमको आता है ना सबको। Yes sir. तो यहाँ पर हो जाएगा सर, ये तो हो गई बात डायमेंशन की। अब डायमेंशन के बारे में हमने थोड़ा सा और पढ़ा था। हाँ सर, इसकी एप्लीकेशन इसी की। अब डायमेंशन एक ऐसा फॉर्मूला है, देखो मैंने कोई भी टॉपिक जो है वो मैंने एक छोटे से पेज से ज्यादा लिया है क्या, क्यों आ रहा है, क्योंकि डायमेंशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और तुमको आधे पेज में लिखना है ये सब, सिर्फ और सिर्फ हाफ पेज पे। लास्ट में ये भी बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा रफ हो जाएगा वो, लेकिन वो रफ भी जरूरी है। तो अब क्या करते हैं सर, डायमेंशनल एनालिसिस करते थे। Yes sir. एनालिसिस में क्या करते थे सर, और मतलब इसका फॉर्मूला राइट करते थे, है ना, और इसका क्या करते थे, चेक करते थे फॉर्मूला को। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। और इसको कैसे याद रखोगे, फॉर्मूला कैसे करते थे सर, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए थी, Right hand. एग्जाम्पल क्या था सर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ। Half S भी किसकी डायमेंशन होती है, लेंथ की, तो ये भी किसकी डायमेंशन होगी, length. और ये भी किसकी डायमेंशन होगी। Length. अब इससे एक चीज और पता चली सर मेरे को जस्ट अभी क्या बता सकते हो कोई, मैंने ये लेंथ लिखा है और ये प्लस का साइन है। एक और चीज याद आ गई मेरे को, एप्पल वाली। मैं सेब लेने गया तो मैंने 5 किलो सेब मांगे, उसने 4.5 किलो दिए, तो मैंने उसको कहा 5 सेंटीमीटर और दे दे। क्या ये बात सही थी, कौन सी बात थी ये? क्या, लेंथ ही ऐड वेरी गुड, सेम क्वांटिटीज कैन ऐड इन सेम, मतलब सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज, सेम डायमेंशन हमेशा सेम में ही ऐड होगी। सेम ऐसे याद रख लिया करो उसको, सेम टाइप ऐड और सब्ट्रैक्ट, है ना, या डायमेंशन ऑफ सेम टाइप या डायमेंशन ऑफ सेम क्वांटिटी। यानी लेंथ किस में ऐड होगी, लेंथ में ही, मास किस में ऐड होगा, मास में, टाइम किस में ऐड होगा, Mass में, कोई भी क्वांटिटी वो सेम ही ऐड। लेकिन
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन यानी प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए क्या रूल था, क्या नहीं? इसमें तो देख लो, खुद ही देख लो एग्जांपल, वेलोसिटी और टाइम दोनों अलग अलग क्वांटिटी है लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है ना, हो रही है। Yes, sir. एक्सेलरेशन और क्वांटिटी है लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है ना। Yes, और इसके अलावा मैं क्या कर सकता था सर, इसको यूज किसे कर सकता था, डिराइव द क्वांटिटी, किसके लिए यूज कर सकता था, डिराइव द फॉर्मूला, याद है? फॉर्मूला, डिराइव फॉर्मूला कौन सा एग्जांपल याद करोगे जो हमेशा होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी। इसको डिराइव कर दो। डिराइव करने का भी वही तरीका था सर, डिराइव करने का तरीका और भी देख लो, डिराइव करने के लिए कौन सा यूज होता है। हमने एक डिराइव किया भी था, वो कौन सा किया था, डिफरेंट किया था हमने तो, और हमने किए थे शायद यही किया था, s इज इक्वल टू u इंटू डी वाला भी किया था। चाहे इसका भी ले लो एग्जाम्पल, क्या था फॉर्मूला इसमें, तो कैसे याद रखते थे डिराइव करते टाइम, किसी को याद है? तो सबसे अप्रोच मैंने बताई हुई है इसकी। तो पहले क्वांटिटी को क्या लेता था लिखकर डायरेक्टली, proportional to time. याद रख लेंगे सर, क्या थी सर, पहले क्वांटिटी ली, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लेंथ और जी पर डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ की पावर Aero. जी की पावर Sorry. कांस्टेंट हटा देते थे, है ना, ये आ जाता था। कांस्टेंट को मैं क्या लिख देता हूँ, सेपरेट, कांस्टेंट सेपरेट। तो फिर दोनों साइड क्या करता था, डायमेंशन लिखते थे। हाँ, Equal. इक्वेट करते थे। वेरी गुड। तो ये इसकी क्या हो गई सर, अप्रोच हो गई। किया था ना ये अप्रोच, एग्जैक्टली। Yes sir. Yes sir. अप्रोच हो गई इसकी। अब इसी से मेरे को एक और चीज याद आ गई, कांस्टेंट वर्ड से एक और चीज याद आ गई, तुम बता सकते हो? डायमेंशन की लिमिटेशन आ गई क्या, जो मैंने सबसे पहले पूछा था स्टार्ट होते ही, अब यहीं से दोबारा पूछ रहा हूँ, अब शायद याद आ जाए तुम्हें कांस्टेंट के बारे में। अभी मैंने जो प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लिखा, उसको साइड में क्यों कर दिया? तो कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है। वेरी गुड। कांस्टेंट के मतलब होती तो है, हमने डिफरेंट क्वांटिटीज पढ़ी है। देखो इससे एक और चीज याद आई, इससे एक और चीज याद आ गई, मैंने बहुत सारे क्वांटिटीज पढ़े थे, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनल Dimension constant, dimensionless constant. तो चीजें धीरे धीरे अपने आप ही दिमाग में बैठेंगी। अभी मेरे को इससे याद आया कांस्टेंट के बारे में, तो डायमेंशन की एक लिमिटेशन याद आ गई मेरे को, क्या वो कांस्टेंट जो होता है ना, जिसकी डायमेंशन नहीं होती, नहीं होती। उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं देगा। तो लाइक 2 पाई, इस फॉर्मूले में 2 पाई जो है उसको डायमेंशन नहीं बता पाता। क्लियर है? तो कांस्टेंट के बारे में हमें नहीं बता पाता, ये इसकी लिमिटेशन। और जो भी कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं है उसके बारे में नहीं बता पाएगा ढंग से, है ना। तो ये सब इसकी लिमिटेशन में आ गया था, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया। सर सभी कांस्टेंट की थोड़ी ना, सभी कांस्टेंट थोड़ी डायमेंशनलेस होते हैं। बिल्कुल, मैंने इसलिए तो लिखा, देखो ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन के आगे क्रॉस नहीं होती, उसके बारे में, जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसके बारे में। और वो कौन से कांस्टेंट होते हैं, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, जैसे यहाँ पर 2 पाई, इसकी कोई डायमेंशन है बच्चे? नहीं है। अब यहीं से जैसे बच्चे ने बोला, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट वही आ जाएगा सर, डिफरेंट क्वांटिटीज। क्या से सर, क्वांटिटीज बोल दो या वेरिएबल्स बोल दो या कांस्टेंट बोल दो, क्या थे सर? एक तो डायमेंशनल कांस्टेंट, Dimensionless constant. वेरी गुड, Dimensional variable, dimensionless variable. वेरी गुड, सबको याद है ना? Yes sir. Yes, sir. डायमेंशनल वेरिएबल, वेरिएबल्स, इसको याद कैसे रखूंगा? ये सब तो नाम ही स्पष्ट है सर इन सब का। तो कैसे सर? सिंपल, ये क्या है सर? कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, डायमेंशन हो, डायमेंशन ना हो, कांस्टेंट मतलब Constant ना हो। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, दोनों कांस्टेंट है ना ऊपर। तो वेरिएबल मतलब फिक्स,
डायमेंशनल यानी डायमेंशन है, है डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन नहीं है। मेंशन नहीं है और वेरिएबल भी फिक्स नहीं करनी है। क्लियर है सबको? ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी एग्जांपल भी हम पढ़े हुए हैं, जैसे जी हो गया और प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये सब डायमेंशनल कांस्टेंट है ना। डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमने अभी अभी पढ़ा है सर, 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी नंबर हो गया। डायमेंशनल वेरिएबल्स तो हम सारा पढ़ते ही रहते हैं सर, प्रेशर, फोर्स, एरिया, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशनलेस वेरिएबल एक एग्जांपल तो याद रहना चाहिए, मैंने बताया था, इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी गुड। और एक और भी था, मैंने लेंथ को चेंज करके बताया था, एंगल एंगल कांस्टेंट में भी आ सकता है कहीं हद तक और वेरिएबल्स में भी आएगा, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और मैंने लेंथ वाली भी बताई थी कि लेंथ चेंज हो रही है कितनी, और चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको एक क्वांटिटी बोलते थे, स्ट्रेन। वेरी गुड, इसका याद रख लेंगे फॉर्मूला सर, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुमने लिखा है तो इसको भी याद रख लो, इसका फॉर्मूला होता है C/V, मतलब स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। दोनों ऊपर स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो नो डायमेंशन, तो ये डायमेंशनलेस वेरिएबल्स है। क्लियर है सबको? यस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करूं, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की, वो तो कांस्टेंट है और उसकी डायमेंशन भी है, तो वो कैसा हो जाएगा? डायमेंशनल कांस्टेंट। क्लियर है सबको? तो ये ऐसे यस सर। तो आ जाए। तो देखो अभी इस टॉपिक से एक नया टॉपिक लिखा, ये मैंने टेबल में भी नहीं मेंशन किया था, टेबल ऑफ कंटेंट्स में, बट ये आया ना, तो धीरे धीरे आएंगे। तो सर अब यहाँ पर देखो हमारे कितना रिवाइज हो गया सर, ये भी हो गया क्या सारा डन? इसके अलावा हमने टाइप्स भी पढ़ लिए, जो भी डायमेंशनल वेरिएबल टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज है ना। अब ध्यान से देखो, इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएगा, पूछने वाले हैं सर हम तो अपने लक्ष्य पे आओ। इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ा था सबसे पहले, याद रखो, वर्नियर कैपिलर, वर्नियर कैलिपर, और क्या पढ़ा था बच्चों? स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर में क्या पढ़ा था और स्क्रू गेज में क्या पढ़ा था, ये तो सबको याद ही होना है। यस सर। अगेन मैं वो करने नहीं बैठूंगा कि भाई अब आओ लिस्ट काउंट निकालते हैं, नहीं, अब रिवीजन चल रही है। क्या चल रही है बच्चों? रिवीजन। अब ऐसे थोड़ी बैठने लग जाऊंगा, अगर मैं हर रिवीजन के टाइम ऐसे ही बैठने लग गया, आओ निकालते हैं इसकी लिस्ट काउंट, तो फिर तो मेरी रिवीजन कभी नहीं होगी। और यही हम में से ज्यादा लोग करते हैं, जब वो रिवीजन करने बैठते हैं वो क्या करते हैं, जब वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हैं तो वो ऐसे निकाल लेंगे पूरी बुक और ऐसे पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लेंथ डायामीटर, है ना, ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में ये होता है लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट क्या होता था सर? फिर पीछे जाएंगे, लीस्ट काउंट होता है सर जो मिनिमम रीडिंग ले सके। मिनिमम रीडिंग का मतलब क्या होता है सर, है ना, ऐसे जाएंगे। उसके बाद देखेंगे सर ये 0.1 mm, ये स्केल तो नहीं समझ में आ रहा, वर्नियर का कौन सा स्केल है, एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ वर्नियर के कौन कौन से स्केल होते हैं। यूट्यूब पे सर्च करते करते नीचे गाना आ जाएगा, उस गाने पे हम क्लिक कर देंगे और हमारी बुक गई भाड़ में। ऐसे ही होता था ना, होता है ना सबके साथ ऐसा? हाँ, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। रिवीजन हम अच्छे से तभी कर पाएंगे बच्चों, हाँ, रिवीजन हम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब स्टार्टिंग अपना पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अच्छे से। अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उस टाइम हमने कुछ रिवीजन नहीं किया। हाँ, हमने एक हर क्लास के बाद रिकॉल लिया था जरूर। अगर मैं स्क्रू गेज पढ़ा रहा हूँ तो क्लास से पहले मैंने एक बार वर्नियर कैलिपर देखा था ना शुरू में। कभी भी, और ये पेपर के टाइम तो खासकर ध्यान रखना, पेपर के टाइम सिर्फ एक यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं आ रहा होगा, पेपर के टाइम तुम्हारा एनुअल है ना, अब तो पूरा का पूरा आएगा। सोचो अगर तुम हर एक चैप्टर को ऐसे पढ़ने लग गए रिवीजन के टाइम, क्या होगा? अब तुम्हें पेपर के टाइम एक खास बात, तुम्हारा एचपी बोर्ड की तो खास बात क्या है, उसमें डेरिवेशन आती है ना? यस सर। तो डेरिवेशन को अपने दिमाग में पहले से ही रखे जानी है। हम यहाँ पर जेई लेवल पे पढ़ रहे हैं,
तो हम वहां ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन डेरिवेशन जो जरूरी होंगी वो हम कराएंगे भी सही, लेकिन डेरिवेशन तुमको शुरू से ही रिवीजन करके रखनी है उसकी। और वो कैसे रखनी है, ऐसी रखनी है। तुम 2 बार डेरिवेशन करोगे, तीसरी बार तुम्हारा अपने आप हो जाए। क्लियर है? तो याद रखना इस बात को। Yes, sir. पेपर में भी सबसे पहले क्या निकाली थी सर इसकी? Least count. इसमें भी सबसे पहले क्या निकाली थी? Least count. Least count. इसमें तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता था, बता सकता है कोई? 1 Main scale division. वेरी गुड, -1 लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता था? Pitch upon total division. टोटल ऑफ डिवीजन। क्लियर है? इसमें एक और चीज आ गई है, पिच। तो अब इसको भी डिफाइन कर देते थे। पिच क्या होता था सर? Distance move in equal upon one rotation. हाँ, किसका डिस्टेंस? मूव्ड इन मेन स्केल। और किसमें? जब एक रोटेशन होती है किसकी, कौन से स्केल की? Circular scale. यही जनरली लीस्ट काउंट, पिच ही जनरली क्या होती है सर? लीस्ट काउंट होती है मेन स्केल की। बट भाई स्क्रू गेज की तो निकालनी होती है, स्क्रू गेज की तो निकालनी होता है हमको पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। लेकिन मेन स्केल उसकी एक डिवीजन किसके इक्वल है? वो जनरली किसके इक्वल होती है? पिच के इक्वल होती है। मैं बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन कैसे? जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। एमएसडी बच्चे, मेन स्केल डिवीजन। एमएसडी क्या होता था? And vernier scale division. और ये होता था वर्नियर। सपोज करो मेरा एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का है और मेरा एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.09 सेंटीमीटर का है, तो मेरी लीस्ट काउंट कितनी आ जाएगी? इन दोनों को माइनस करके 0.01। और ये आती भी थी, जब तुम्हें याद भी होगा, ये हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए इसके। ये कब आती थी? जब मेरी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल और होती थी? 9 यही फायदा होता है क्वेश्चंस करने का। तो ये कब होगा? जनरल केस है। ये कब है सर? ये कैसा केस है? जनरल। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ पे आ गया हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एक सेकंड रुकना, यहाँ तक हो गया। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हमारे, हमने इसकी रीडिंग्स भी ले ली थी। और तो कुछ नहीं मिस कर रहे इसमें। लीस्ट काउंट हो गया। हाँ, रीडिंग कैसे लेंगे ये तो बताया नहीं। रीडिंग का फॉर्मूला क्या था सर इसमें? रीडिंग division plus vernier scale division into least count. मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल vernier scale division into least count. लीस्ट काउंट। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये इसकी क्या होती है सर? रीडिंग। इसकी कैसे लेते थे रीडिंग सर? सेम, Main scale division plus मेन स्केल circular रीडिंग scale division into least count. प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन प्लस, यहाँ पर वर्नियर नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा स्केल आएगा? Circular सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय least count. क्लियर है क्या? Yes, sir. अब यहाँ पर था ये फॉर एग्जाम्पल है। ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि हमें नहीं पता क्या हमेशा ऐसा होगा या नहीं होगा। कई बार तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 19 मेन स्केल की डिवीजन की इक्वल हो सकती थी, है ना? ऐसा भी हो सकता था। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल की, 16 के बराबर भी हो सकती थी। 16 के भी था। यही 2 केस आए देखे थे हमने, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में यही आए हुए थे। यहाँ पर देखो, अब इंस्ट्रूमेंट हो गए सर, डन। एरर्स, टाइप्स एंड उसके प्रोपेगेशन, जो हमने जस्ट अभी पिछले लेक्चर्स में किया है, 2 लेक्चर्स। आओ लास्ट क्या है? एरर्स क्या है? एरर्स में हमने पहले तो डिफरेंट टाइप्स के एरर पढ़े। अब इसमें देखो एक ये भी होता है कि डिफरेंट एरर्स कहाँ से आते हैं। जैसे मैंने पहले में थोड़ा सा हिंट दिया था, लेकिन वो हम नहीं कर रहे। जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तुम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना एक बारी। डेफिनेशन है छोटी छोटी, जैसे सिस्टमैटिक एरर है ना, ज्योमेट्रिकल एरर और रैंडम एरर का एग्जांपल भी दिया था मैंने, याद हो तो, आंधी वाला। Absolute error. Absolute error, relative error. Percentage error. एरर ये तो
ये तो हमने करे थे, ये तो सारे किए थे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे। वो कौन कौन से? Relative error. एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले। Mean absolute error. वेरी गुड। Mean. Absolute error. एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे? True value minus major But value. mass measured value. ट्रू माइनस मेजर्ड वैल्यू। उसके बाद कौन सा एरर पड़ा था सर? Mean absolute Mean error. Mean absolute error. एब्सोल्यूट Error. Error. मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला था बच्चे हमने? All errors divided by n. हाँ, एब्सोल्यूट एरर्स का क्या ले लिया था? बस Mean. Mean. मीन। इसको कैसे लिखते थे? डेल्टा ए Delta A बार लगा दो। bar. हाँ, और इनको कैसे लिखते थे? सिर्फ और सिर्फ डेल्टा A1 डेल्टा A2 ऐसे, याद है ना? डेल्टा ये फर्स्ट का एरर हो गया, ये सेकंड रीडिंग का, ये डेल्टा A3 ऐसे से चलता रहता। हाँ, yes, और yes. इनका फॉर्मूला लिखूं तो ऐसे लिख सकता था, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐसे A2 चलता, plus delta A3. AN डिवाइडेड बाय n ऐसे है ना? ये मीन Yes, एब्सोल्यूट। sir. उसके बाद सर कौन सा एरर था? Error. Percentage error. Relative error. Relative error. Relative error. रिलेटिव एरर। ये कैसे निकालते थे सर? याद करो Mean सर। absolute मीन value divided by mean. डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। Mean value. मीन वैल्यू किसकी सर? वो रीडिंग की वैल्यू। ये अच्छा। जो डेल्टा डेल्टा आएगी नहीं, A1 की, A2 की, A3 की जो रीडिंग आएगी उनका मीन ले लिया, और ऊपर क्या ले लिया? एब्सोल्यूट एरर का मीन। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो रिलेटिव एरर। और तीसरा लास्ट एरर कौन सा था? Percentage error. परसेंटेज एरर क्या करता था? रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर दूं 100 से. 100 से। और कैसे लिख दूं इसको? ऐसे लिख दो पूरा ही, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। Mean value into 100. 100. क्लियर है सबको? Sir. डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एरर्स के फॉर्मूले थे। ये तो अब इसके बाद एक और चीज पढ़ी थी हमने, प्रोपेगेशन। Propagation. प्रोपेगेशन ऑफ Propagation. प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? एरर इन एडिशन, Subtraction. Multiplication, subtraction, division. वेरी गुड। एडिशन में बता देते थे। उसके बाद हमने बात किया था सब्ट्रैक्शन की। उसके बाद किसकी बात किया था? प्रोडक्ट। Multiplication. और लास्ट में Division. डिवीजन की। सर इसके अंदर और इसके अंदर देख लेते। डिवीजन थोड़ा सा नीचे लिख दिया तो आएगा नहीं पूरा। नहीं. ये मल्टीप्लिकेशन और साथ में क्या है बच्चे? डिवीजन। अब मेरी बात, मेरे को एक बार माइक ऑफ करो जिसका माइक ऑन है बच्चे। अच्छा, एडिशन में सिंपल सी बात है, एरर लिखने का एक ही तरीका जो मैं हमेशा यहाँ पर लिखता था, कैसे था? याद होगा। A1 plus delta A1. एक फर्स्ट A1 था A प्लस माइनस delta A1. B plus minus delta B. और इन दोनों को ऐड करके X plus minus delta X. वेरी गुड। क्या आएगा था? X प्लस माइनस डेल्टा X। इनके अलावा पावर वाला था, वो नेक्स्ट पेज पे कर देंगे, फिर खत्म। देखो पहले केस में क्या था? X आ कब रहा है? जब दो वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ? Add. Add. तो x इज इक्वल, कौन सा कलर यूज कर रहा था? x कब आ रहा था? A Plus. प्लस B. इसका जब डेल्टा x निकाला तो कैसे लिखा था? x प्लस माइनस डेल्टा x, ट्रू वैल्यू लिख के। equal to delta. ये कैसे लिखेंगे? plus डेल्टा delta. x लिख दो ना। A plus minus delta A. डेल्टा x कैसे लिखूं इसका? Upon X. प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा। B. B. अब इसके अंदर क्या था सर? सेकंड में मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू जो x थी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो कैसे आएगी? A माइनस Minus B. डेल्टा x कैसे लिखेंगे? सेम, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B. थर्ड में किस में चेंज हो जाएगी सर? अगेन मीन वैल्यू में चेंज हो जाएगा सर, ट्रू वैल्यू में, सॉरी। x कब आ रहा है अब? A A into B.
बी, A into लेकिन B. इसका फॉर्मूला कैसे था? आप इसको लिखते थे डेल delta x upon x plus minus delta a upon a Delta A upon A times plus delta b upon b. delta B upon B plus delta. क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. लास्ट में x जो आ रहा था वो कब आ रहा था सर? A divided by B. b a डिवाइड बाय b, और by इसका डेल्टा x बाय x वही upon x A Delta A Plus- by plus minus delta a upon a plus delta b upon b. B. क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, डाउट है। अब लास्ट है जब क्या आ जाते थे इनके ऊपर पावर आ जाती Power. power. a की पावर a, b की पावर b, ऐसे b की पावर b नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 3 डिवाइडेड बाय d की पावर 4। Four. तो कैसे कैसे लिखते थे सर इसको? Delta x upon x सिंपल इसी को लिख लो, फटाफट हो जाएगा। बोलो x कैसे लिखेंगे? delta x upon x is equal to one delta a upon a plus 2 2 delta b upon b delta C upon C. एक सेकंड, इसको परसेंटेज ये फॉर्म में लिखो, डेल्टा x बाय x इंटू 200 इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a upon a into 100 प्लस डेल्टा plus b 2 बाय b upon into 100 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर। plus delta c upon c into 100. अब किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इनकी पावर से। Yes यहाँ sir. पर 1, यहाँ पर क्या 2 3 क्लियर है? yes sir. Yes, sir. ये अच्छा। परसेंटेज थी। इस पूरे को क्या बोलते थे? परसेंटेज Error. x। इस पूरे को क्या बोलूंगा? Percentage परसेंटेज। error in A. Percentage error in A. इस पूरे को क्या बोलूंगा? Percentage error in याद रखना ये 1 2 3 इसके अंदर काउंट नहीं हो रहे, उनको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes sir. ठीक है, Yes, ये sir. हमारे पास था पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक, और ये पूरा सारे टॉपिक्स हो गए क्या कवर? हो गए। Yes sir. अब इसी को तुम घर जाके करोगे, लेकिन वो कैसे करोगे? तुम ऐसे नहीं करोगे जैसे मैंने कराया। मैंने को तो साथ आप लिखना पड़ता है ना, लिखना पड़ेगा क्योंकि तुमको पीडीएफ देनी है मेरे को। तुम कैसे करोगे सर इसको? सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ रफ वर्क। कैसा है? रफ वर्क। तुम कैसे करोगे? तुम सिंपल ऐसे करोगे सर, मैं घर गया, मैंने देखा ऐसे फिजिकल क्वांटिटी टाइप फंडामेंटल डेराइव्ड Supplementary. फंडामेंटल का पता था सर, ये कौन सा वर्ड था? इंडिपेंडेंट है। डेराइव्ड कैसा था? डिपेंडेंट है सर। सप्लीमेंट्री एग्जांपल ये प्लेन और सॉलिड है। उसके बाद मैंने यूनिट्स पढ़ा था। हाँ यूनिट्स पढ़ा था। यूनिट्स में मैंने डिफरेंट पढ़ा था। एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, एन बड़ा तो यू छोटा। उसके बाद मैंने इसके डिफरेंट यूनिट पढ़े थे, जिसमें इंपॉर्टेंट था सीजीएस, एमकेएस और उसके बाद मैंने क्या किया था, सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मैंने एग्जांपल लिया था सर, जैसे डाइन को न्यूटन में या अर्ग को मैंने क्या किया था सर, इसको यहाँ हो गया। उसके बाद मैं डायमेंशन पढ़ के आया था सर। डायमेंशन में मैंने क्या किया था? डायमेंशन में मेरे को फॉर्मूला याद रहा था सर, वो जैसे m की पावर कुछ भी हो जाए, पावर कुछ भी हो जाए, ये याद आ गया, ये एनर्जी की थी, याद आ गई ये एनर्जी। ऐसे ऐसे डिफरेंट यूनिट्स की थी, मैंने देख लिया था। कन्वर्जन करना आना चाहिए था, कितनी रेस टू द पावर कितनी है, यही डायमेंशन होता था सर कोई भी क्वांटिटी। जैसे यहाँ m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, ठीक है। मैं डायमेंशन भूल गया, डायमेंशन के आगे हाँ इससे सर फॉर्मूला को डराइव करता था सर। और वो कैसे करता था सर? उसकी अप्रोच होती थी मेरी क्या, जैसे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g था, तो मैंने क्या किया, t प्रोपोर्शनल टू l की पावर a g की पावर b। उसके बाद क्या किया, इनकी कांस्टेंट लिखा, उसको सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या किया था, इनकी डायमेंशन लिखी और उसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया सर। कांस्टेंट से पता चला डायमेंशन ये वाला 2 पाई के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, क्योंकि क्या है डायमेंशन डिफरेंट वेरिएबल्स होते थे। कैसे कैसे वेरिएबल्स होते थे सर? डायमेंशनल
में डायमेंशनल कांस्टेंट भी होते थे, डायमेंशनल वेरिएबल्स भी होते थे, वेरिएबल एक डायमेंशनलेस वो भी कांस्टेंट डायमेंशनलेस वेरिएबल कांस्टेंट भी और वेरिएबल्स भी। इन सब का मेरे को एग्जांपल्स भी पता है सर। एक तो वो तो नॉर्मल है, डायमेंशनल कांस्टेंट तो सी हो जाएगा, और वेरिएबल्स तो हम आजकल पढ़ते ही रहते हैं, फोर्स, लेंथ, टाइम। डायमेंशनलेस कांस्टेंट में मेरे को पता है सर डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं सर। हाँ, स्ट्रेन याद था मेरे को, आ गया, हाँ, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद आ गया। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स सर कौन कौन से होंगे जिनकी वैल्यू चेंज हो पाएगी सर? इसकी वैल्यू थी ओमेगा, ओमेगा की बात कर रहे हैं। और सर यहाँ पर एक और चीज पढ़ा था मैंने, थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओमेगा की तो फिर भी हो जाएगा हमारे पास t-1, थीटा की वैल्यू लिख लेना, थीटा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और यहाँ तक तो हो गया सर, मैंने वैल्यूज भी कट कर दी। इसकी लिमिट क्या थी, लिमिटेशन थी सर इसकी, क्या कांस्टेंट के बारे में बता नहीं पाती थी। और यहाँ तक हो गया सर डायमेंशन। अब बात आ गई थी हमारी एरर्स की। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स की बात आ गई थी सर। इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ लिए थे सर दो, एक तो कैलिपर, स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट पड़ा था, उसका फॉर्मूला आया था हमारे पास 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा, इसके बाद इसकी स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल डिवीजन। पिच मेरे को पता था सर कितना मेन स्केल चला आगे, कितने में, 1 रोटेशन में। ठीक है सर, इन दोनों का रीडिंग का एक ही तरीका था सर। रीडिंग क्या था सर, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, और उसका क्या था, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था सर, उसके बाद मैंने पढ़ा था सर एरर्स के बारे में। एरर्स के बारे में पढ़ा, एरर्स के बारे में मैंने क्या पढ़ा था, एरर्स के बारे में मैंने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स के एरर, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, और रिलेटिव, और परसेंटेज एरर। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ा इसी एरर के अंदर मैंने देखा एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन लगता है वो कितना होता है, डिवीजन माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यही सेम फॉर्मूला लगता है, वो कितना होता था सर, डेल्टा x अपॉन x इक्वल डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस आई। सर ये हो गया मेरा रिवाइज पास। एक ही पेज पे मेरे को 5-7 मिनट से ऊपर लगे हैं क्या इसमें? नो सर। नहीं, अगर ये तो मैंने प्रेरणा कुछ पूछ रहे हो बच्चे आप, तो ये मेरे को कुछ नहीं करना। अब ये जो मैंने रफ वर्ड लिखा है ये तुमको किसी को दिखाना थोड़ी है, तुमको तो अपने लिए करना है ना। ये सिंपल सी बात है। अगर आज लिखोगे एक बार, दूसरी बार तुमको और कम टाइम लगेगा, तीसरी बार और कम टाइम लगेगा, चौथी बार और कम टाइम लगेगा। यस सर। ठीक है, तो ये रफ पेज ऐसा तुमको बनाना है। मैंने तो तुम्हें यही रफ पेज को बड़ा करके बता दिया ऐसे है, लेकिन तुम्हारा जो मेन ब्रह्मास्त्र आएगा ना वो यही आएगा सर। ब्रह्मास्त्र यही है सर, समझ में आ रहा है? लास्ट में तुम्हारे को ये रफ पेज तो रोज 1-2 दिन छोड़ के या हर संडे उठा के पिछले वाली यूनिट्स का रफ पेज लिख दे, बात खत्म हो जाएगा। अब ये यस पता चल गया, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये वैलिड होगा अगर फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर। तो केमिस्ट्री में तो बहुत जरूरी होता है, केमिस्ट्री में तो तुमको बहुत चीजें लर्न करनी होती है ना। मैथ्स में तुम्हें कोई जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ सम्स होते हैं, तुम्हें अप्रोच याद रखनी होती है, दिमाग में रखना होता है कैसे कैसे करते हैं डिफरेंट। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो ये रामबाण इलाज साबित होगा अगर ऐसे कर लोगे तो। ठीक है, केमिस्ट्री में तो ज्यादा कुछ सीखने वाला नहीं, ज्यादा कुछ लर्न करने वाला होता है, तो ये लर्न करने का बेहतरीन तरीका। अब मैंने क्वेश्चन वैसे मैं लाया था, इसके चाहो तो कर देना, मैं दोबारा तुमको याद दिला रहा हूँ। ये मैंने बीच में इसके होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, ये 2, किसी को याद हो? एक ये और एक ये, जिसने किए थे तो वेरी गुड, वरना दोबारा से कर लेना। इसका कुछ भी तरीका नहीं है, जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकता है अभी मेरे को इन दोनों में, अगर किसी ने किए थे तो। ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन थे, मैं तुमको याद दिला रहा था। ये वर्नियर का था और ये एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस 2016 या 2014 का, और ये तो मेंस का ही क्वेश्चन है 2003 का। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन थे, अगर किसी ने किया था और जिसको डाउट है वो अभी पूछ सकता है, वरना तुम अभी देख भी सकते हो। अगर तुम्हें हल्का सा फुल्का थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, अभी पूछ सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। और किसी को कुछ और डाउट है किसी टॉपिक में आज के, या हमने पूरे चैप्टर में किसी भी टॉपिक का कोई
चीज मिस करती हुई दिखी हुई तुम्हें कि मेरे को ये समझ नहीं आया, तो वो पूछ सकता है। अच्छा वरना clear है। हाँ निहारिका बोलो। सर हमारा कल टेस्ट होगा? नहीं कल तो शायद तुम्हारा टेस्ट नहीं है, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई ना? नहीं मेरे हिसाब से आई है इन्फॉर्मेशन। नो सर। सर तुम्हारा मेरे हिसाब से जो टेस्ट है वो 13 को है पहला। आज 5 है ना, और कल 6 है, 6 के बाद अगला हफ्ता 13 को पड़ता है ना। हाँ तो 13 को होगा तुम्हारा टेस्ट, अगर होगा तो वो भी होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके बाद आपके रेगुलर टेस्ट होंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, वो हम कर चुके हैं। Yes, sir. ठीक है, तो Okay, अब sir. जो इसके क्वेश्चन जितने हैं, कहीं से भी, मैं नहीं, देखो नीट वाले बच्चे होते तो मैं उनको कह सकता था कि भाई तुम जेई के क्वेश्चन थोड़ा सा कम करो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे, लेकिन तुम तो नीट के भी करो, तुम तो जेई के भी करो, जो तुम्हें क्वेश्चन दिखते हैं कर लो। हाँ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी तुम्हें, मैं बच्चों वो वर्कबुक भेजूंगा एक पीडीएफ की फॉर्म में। क्या भेजूंगा? उसके अंदर क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर समरीज भी है चैप्टर्स की। ठीक है, तो अब से जो होमवर्क मिलेगा तुम्हें उसी वर्कबुक से मिलेगा। क्लियर है? उसी वर्कबुक मेरे पास भी रहेगी, वो वर्कबुक तुम्हारे पास भी रहेगी पीडीएफ की फॉर्म में। तो मैं वर्कबुक से बताऊंगा कि तुमने ये वाले क्वेश्चंस आज के लिए होमवर्क करने हैं। अभी तक तो हम देते, तो अभी भी हम प्रीवियस ईयर्स के ही थे, लेकिन वर्कबुक से देंगे तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहेगा। हर पीडीएफ को तुमको खोल के देखनी नहीं पड़ेगी, एक बार वर्कबुक खोलोगे उसमें मिल जाए। ठीक है, तो मैं अगर वर्कबुक देना भूल भी जाऊं आज, तो कल मेरे से याद से ले लेना, मैं आज भेज दूंगा वैसे वर्कबुक सबको। ठीक है, ओके क्लियर है? तो ये कर देना सर, इसमें है कुछ भी नहीं। इसमें पहली जो रीडिंग दे रखा है वो बता रखा है कि एरर है, और वो एरर कितना है वो बता रखा है, कैसे कैसे निकालना है एरर। वो कह रहा है कि 0 कितने के साथ कोइंसाइड कर रही है, 5 डिवीजन के साथ। तो अगर ये 0 है तो इससे पहले कितनी डिवीजन आ रही है, 5। समझ रहे हो? और इसमें लीस्ट काउंट दे रखी है, और सॉरी पिच दे रखी है, और लीस्ट और नंबर ऑफ डिवीजन दे रखी है। तो इससे क्या निकल सकता है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन कर देना, एरर निकाल दोगे। कह रहा है 5 काउंट 0 है, अगर एक डिवीजन 0.01 के इक्वल है तो 5 डिवीजन किसके इक्वल हो जाएंगे, 0.05। तो ये एरर आ गया। जब स्क्रू गेज बंद है, कुछ भी नहीं लगाया उस पे, तो एरर कितनी रीडिंग शो कर रहा है वो, 0.05। तो ये देखो स्क्रू गेज की 0 नीचे है, मैंने बताया था सर्कुलर स्केल में नंबर लाइन का अपोजिट हो जाता है। अगर नीचे है तो ये कौन सा एरर है, Positive error. पॉजिटिव एरर हम फाइनल में से क्या कर देते थे, Minus. माइनस कर देते। तो जो रीडिंग आएगी, अब देखो रीडिंग भी निकालनी आसान है। ये कितनी रीडिंग दिख रही है मेन स्केल की, तो 2 डिवीजन। अगर एक डिवीजन 0.1 के भी इक्वल है मान लो, तो 2 डिवीजन, अगर एक डिवीजन 0.5 के इक्वल है तो 2 डिवीजन किसके इक्वल हो जाएंगी, 1 के इक्वल, है ना। ये तो मेन स्केल की रीडिंग होगी 1 प्लस कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन इससे, लाइन से, बीच वाली लाइन से। देखो कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है सर्कुलर स्केल की, देख लो 20th 25th या 30th, ये होती है ना मीन वाली लाइन, बीच वाली 25th। तो 25th हो गया सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय उसका लीस्ट काउंट। ये मैंने करवाया भी हुआ है, लेकिन होमवर्क दिया था तुम्हें, सिर्फ याद दिला दूं मैं, इसीलिए अगर कोई भूल गया हो तो ये कर लेना। ये दोनों इंपॉर्टेंट ऐसे ही अगले वाला है। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, वैसे फिर भी किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ऐसे ही इसका भी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। तो सर कल आपने एक लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन था बच्चे वो, मुझे So बताओ। the density measure of a cube, the mass and age. उसमें ये था बच्चे, उसमें ये था, देखो उसमें ये था कि मेरे को डेंसिटी गिवन थी, मास लेकिन बाय वॉल्यूम होता है, लेकिन उसमें दिया क्या हुआ था, मास दे रखा था और उसका एरर एम भी दे रखा था और डेल्टा एम भी दे रखा था, और साथ में वॉल्यूम नहीं गिवन था। क्या गिवन थी, लेंथ और का एरर। तो मेरे को अगर ये कौन सा ऑपरेशन लग रहा है पहले तो ये बताओ, डिवीजन का। तो डेंसिटी में अगर मेरे को एरर निकालना है तो डेल्टा रो बाय रो डेंसिटी, या डेंसिटी को डी ही लिख दो ना सिंपल, तुम कंफ्यूज मत हो। तो सब साथ साथ बोलेंगे, डेल्टा डी बाय डी किसके इक्वल आएगा,
प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा m अपॉन m प्लस D upon V. ये किस में लगाया था सर? अभी अभी पढ़ के हटे हैं बच्चे, ये किसका फॉर्मूला है? एरर इन डिवीजन। देखिए फॉर्मूला लगा था, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी बच्चे? दिक्कत क्या आ रही थी कि वॉल्यूम नहीं दे रखी थी। डेल्टा एम दे रखा था, एम भी दे रखा था, वॉल्यूम की जगह क्या दे रखा था? L. लेंथ। मेरे को पता है एक क्यूब की जब मैं बात करता हूं तो वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? एल के लेंथ क्यूब क्यूब के। तो अब इसका जब एरर लगाऊंगा तो डेल्टा वी बाई वी किसके इक्वल आएगा? डेल्टा एल बाई एल तो आएगा, लेकिन 3 पावर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई, तो पावर आगे आ जाती है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल्टा वी बाई वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे? 3 into 3 डेल्टा into delta L by L. तो डेल्टा एम बाई एम की जगह डेल्टा एम बाई एम लिख दिया। डेल्टा वी बाई वी की जगह क्या लिख दिया? 3 इंटू 3 into delta L by L. अब मेरे को डेल्टा डी बाई डी निकालना था, तो डेल्टा बी बाई डी निकाल दूंगा कि डेल्टा एम भी गिवन होगा, एम भी गिवन है, डेल्टा एल भी गिवन है और एल भी गिवन है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे, डेल्टा एल क्या था? एरर एल में, और डेल्टा एम क्या था? एरर m में। क्लियर है बच्चे? यस सर। अच्छा अभी भी पूछ लो अगर कोई डाउट है इसके अंदर तो। डन है? अच्छा Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो बस यही था उस क्वेश्चन में। तो यस सर और किसी को कोई डाउट था? अच्छा चलो, तो अब जाके क्वेश्चन इसके करना और कोशिश करना डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पढ़ने लग जाओ अब, है ना, ताकि हमको Yes, sir. आसानी, हम थोड़ा सा कर सकें आज से। अब सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस बढ़िया देना तो हम थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे इसको। ओके बच्चे। सर हाँ बच्चे सर बोलो। टॉर्क क्या मतलब होता है? किसका? टॉर्क। टॉर्क का मतलब बच्चे, टॉर्क का मतलब जैसा फोर्स की बात करते हैं ना, वैसा ही टॉर्क होता है। फोर्स की बात मैं जब करता हूँ कि कोई चीज को लीनियर मोशन में कर रहा हूँ तो मेरे को उसको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगानी पड़ती है। ऐसे किसी चीज को रोटेशन मोशन में देना पड़ता है ना जब, तो उसके ऊपर फोर्स के साथ साथ फोर्स की जगह क्या बोलता हूँ उसको? टॉर्क। तो टॉर्क क्या होती है? वही फोर्स जो किस में काम करे? रोटेशनल मोशन। Rotation में. तो टॉर्क को रोटेटिंग फोर्स भी बोल देते हैं। यस ठीक है, सर। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। ठीक यस है, सर। यस ओके बच्चे, कर दे मीटिंग एंड। यस सर थैंक यू सर बाय सर बाय सर। बाय सर गुड नाइट बाय।